आज की टेक्नोलॉजी की दुनिया में आपको अंतरिक्ष से देखा भी जा रहा है और सुना भी जा रहा है। यही नहीं, आप कहाँ जाते हैं, कहाँ रुकते हैं, ये सब मॉनिटर किया जा रहा है। और ये काम किया जा रहा है सैटेलाइट्स की मदद से, जो कि पृथ्वी से सिर्फ 200 किलोमीटर ऊपर ही है। ये अंतरिक्ष का वो क्षेत्र है जहाँ एक दो नहीं बल्कि हजारों सैटेलाइट्स दिन रात घूम रहे हैं, जहाँ से आपका मोबाइल नेटवर्क, मौसम की जानकारी और यहाँ तक कि आपका जीपीएस भी कंट्रोल होता है। और ये कोई कल्पना नहीं है, ये है लो अर्थ ऑर्बिट यानी LEO। LEO का मतलब धरती के सतह से तकरीबन 160 से 2000 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष का वो क्षेत्र जहां सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स तैनात किए जाते हैं, और इन्हें कहते हैं LEO सैटेलाइट्स यानी लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स। ये कोई साधारण उपग्रह नहीं है, बल्कि हमारे आज के आधुनिक डिजिटल युग की लाइफलाइन है। इस क्षेत्र की खासियत ये है कि यहाँ गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पृथ्वी के सतह के मुकाबले लगभग 10% तक कम रहता है, और यही वजह है कि इन उपग्रहों को पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही इन LEO सैटेलाइट्स की एवरेज स्पीड लगभग 27,000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। यानी इस रफ्तार से ये पृथ्वी का पूरा चक्कर मात्र 90 से 120 मिनट यानी सिर्फ 1.5 से 2 घंटे में पूरा कर लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक दिन में ये सैटेलाइट्स पृथ्वी के चारों ओर 15 से 16 बार चक्कर लगा लेते हैं, और इसी स्पीड के कारण ही इनकी हॉरिजॉन्टल गति इतनी अधिक होती है कि ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बावजूद धरती पर नहीं गिरते हैं। अब ये सवाल उठता है कि आखिर ये सैटेलाइट्स काम कैसे करते हैं, और इनका वर्किंग सिस्टम समझना तो बेहद दिलचस्प होगा। तो आज इसी वीडियो में हम इन्हीं सैटेलाइट्स की इसी टेक्नोलॉजी को समझेंगे कि ये क्या है और कैसे काम करते हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि भारत ने इन LEO सैटेलाइट्स को लेकर क्या प्रगति किया है और क्या क्या संभावनाएं हैं। और ऐसा तब जब एलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक का इंडिया में आना और सर्विस प्रोवाइड करने का रास्ता साफ हो गया है। तो क्या वास्तव में ये हमारे लिए फायदेमंद है या कुछ चुनौतियां भी पैदा कर सकता है, ये सब हम डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वास्तव में ये अंतरिक्ष में मौजूद LEO सैटेलाइट्स छोटे छोटे कंप्यूटर जैसे हैं, जो पृथ्वी से सिग्नल लेते हैं, उन्हें प्रोसेस करते हैं और फिर वापस भेज देते हैं। इन उपग्रहों में खास तौर पर 3 विशेष प्रकार के ऐसे सिस्टम होते हैं जो इन्हें काम करने में सक्षम बनाते हैं। पहला है कम्युनिकेशन सिस्टम। इसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर होते हैं जो सिग्नल्स को भेजने और रिसीव करने का काम करते हैं। ये ट्रांसमीटर बेहद शक्तिशाली होते हैं और कई फ्रीक्वेंसी बैंड पर काम करते हैं। दूसरा है पावर सिस्टम। ज्यादातर LEO सैटेलाइट्स सोलर पैनल से लैस होते हैं, जो सूरज की ऊर्जा को बिजली में बदलकर सैटेलाइट्स को चलाने का काम करते हैं। और अब तीसरा और अंतिम सिस्टम है पोजीशनिंग सिस्टम। इसमें थ्रस्टर्स और जाइरोस्कोप की मदद से यह सुनिश्चित किया जाता है कि सैटेलाइट्स सही दिशा में और ऊंचाई बनाए रखे। LEO सैटेलाइट्स में उपयोग किए जाने वाले टेक्नोलॉजीज बेहद एडवांस और सोफिस्टिकेटेड होते हैं। अगर हम प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी की बात करें, यानी इसके ईंधन की, तो आधुनिक LEO सैटेलाइट्स में इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम जैसे ईंधन का उपयोग होता है। इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन में आमतौर पर जेनॉन जैसी न्यूट्रल गैस भरी होती है, जिसे इलेक्ट्रिकली चार्ज करके थ्रस्ट पैदा किया जाता है। बस ऐसे समझ लीजिए जैसे बैटरी गर्म करके धमाका करना। हालांकि यह प्रोपल्शन बहुत ज्यादा ताकत तो नहीं देता है, लेकिन इतना थ्रस्ट तो मिल ही जाता है कि उपग्रह को दिशा दिया जा सके। वहीं अब बात करते हैं इन उपग्रहों में यूज होने वाले आयन थ्रस्टर्स जैसी तकनीकी की, जो कि बहुत ही छोटे छोटे रॉकेट जैसी संरचना होती है और किसी सैटेलाइट्स के लिए बिल्कुल कार के स्टीयरिंग जैसा काम करती है। इसमें भी आमतौर पर जेनॉन गैस का ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये भारी और स्टेबल होती हैं और जो आयन थ्रस्टर्स को धक्का देती हैं। मतलब उपग्रहों को आगे पीछे या अगल बगल घुमाकर एडजस्ट करना, जो पारंपरिक रॉकेट फ्यूल की तुलना में हल्की और अधिक कुशल होती है। ये थ्रस्टर्स बहुत अधिक स्पीड से इलेक्ट्रिकली चार्ज आयनों के थ्रस्ट से सैटेलाइट्स को धकेलती हैं। और जहां तक बात करें सिग्नल्स की, तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के मामले में LEO सैटेलाइट्स का बैंड और कू बैंड की फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं। का बैंड 26.5 से 40 गीगाहर्ट्ज के बीच काम करता है, जबकि कू बैंड 12 से 18 गीगाहर्ट्ज के बीच काम करता है। यह फ्रीक्वेंसी बैंड HD वीडियो स्ट्रीमिंग और हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर के लिए बेहतरीन है। फेज्ड एरे एंटीना तकनीक इन्हें और भी शक्तिशाली बनाती है, जिससे एक साथ कई डेटा स्ट्रीम को संभाला जा सकता है।
वहीं ऑन बोर्ड कंप्यूटिंग के क्षेत्र में एलईओ सैटेलाइट्स में विशेष प्रकार के प्रोसेसर्स का उपयोग किया जाता है। RAD 750 जैसे प्रोसेसर जो 200 MIPS की स्पीड में काम करते हैं, अंतरिक्ष की कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी स्थिरता से काम कर सकते हैं। और ये प्रोसेसर हाई रेडिएशन और हाई टेम्परेचर चेंजेस को सहने के लिए डिजाइन किए गए हैं। और इसका थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम एलईओ सैटेलाइट्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अंतरिक्ष में तापमान -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है और हाईएस्ट टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इस टेम्परेचर के उतार चढ़ाव को मैनेज करने का काम इसी थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम का है। इसे मैनेज करने के लिए मल्टी लेयर इंसुलेशन और हीट पाइप्स का यूज किया जाता है, जो सैटेलाइट्स को एक स्टेबल टेम्परेचर पर बनाए रखता है। आइए अब समझते हैं ऑटोनॉमस नेविगेशन सिस्टम को, जो आज के मॉडर्न और एडवांस एलईओ सैटेलाइट्स को खुद ही अपनी स्थिति का पता लगाने में सक्षम बनाते हैं। स्टार ट्रैकर्स और जीपीएस रिसीवर्स की मदद से ये सैटेलाइट्स अपनी स्थिति का सटीक अनुमान लगा सकते हैं और कुछ एडवांस मॉडल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके खुद ही डिसीजन लेने में कैपेबल होते हैं। ये एलईओ सैटेलाइट्स कई तरीके के होते हैं जो अलग अलग पर्पज के लिए बने होते हैं, जैसे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, स्टारलिंक और वनवेव के उपग्रह हाई स्पीड इंटरनेट को सर्विस देते हैं। वहीं अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स जैसे रिसेट और कॉर्टोसेट सीरीज के सैटेलाइट्स हमें एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के बारे में महत्वपूर्ण डेटा प्रोवाइड कराते हैं। साइंटिफिक रिसर्च सैटेलाइट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हब्बल स्पेस टेलीस्कोप और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कई तरह के साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स ऐसे ही उपग्रहों से करते हैं। इसी सीरीज में रिमोट सेंसिंग यानी ऐसे सैटेलाइट्स जो धरती पर नजर रखते हैं, जैसे जंगलों की कटाई, नदियों का बहाव, फसल की सेहत, सब कुछ इनकी नजरों में होता है। और जब देश में आपदा आती है जैसे बाढ़, तूफान या भूकंप, तो यही एलईओ सैटेलाइट्स हमें रियल टाइम डेटा भी प्रोवाइड कराते हैं। हालांकि इन उपग्रहों का लाइफ स्पैन बहुत ही लिमिटेड होता है, जो आमतौर पर 5 से 15 साल के बीच का ही होता है। इसके बाद तो ये बेकार हो जाते हैं या फिर पृथ्वी के वायुमंडल में आकर जलकर नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। कुछ मामलों में तो इन्हें ग्रेवयार्ड ऑर्बिट में डाल दिया जाता है। ये ग्रेवयार्ड ऑर्बिट, जिसे कि डिस्पोजल ऑर्बिट या स्पेस रिटायरमेंट होम भी कहा जाता है, जो कि एक हाई ऑर्बिट होती है और अपने किसी काम की नहीं होती और एक्टिव सैटेलाइट्स के लिए खतरा भी नहीं बनते। लेकिन इसके बावजूद एलईओ में इतने सारे सैटेलाइट्स हो गए हैं कि जहां स्पेस ट्रैफिक जैसी समस्या बनने लगी है और कई बार तो पुराने सैटेलाइट्स वहीं रह जाते हैं, जो स्पेस डेब्रिस यानी बेकार का मलबा बन जाते हैं। ये मलबा चालू सैटेलाइट्स के लिए बेहद खतरनाक होते हैं। हालांकि अब दुनिया में कई देश एक्टिव डेब्रिस रिमूवल टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, यानी फालतू मलबे को पकड़कर हटाना। भारत भी इसमें पीछे नहीं है। इसरो और डीआरडीओ जैसे संगठन भविष्य के लिए तैयार हो रहे हैं। हाँ, एक बात और कि इस ऑर्बिट में इन उपग्रहों का रेडिएशन प्रोटेक्शन भी एक बहुत जरूरी इशू है, क्योंकि वॉन एलन रेडिएशन बेल्ट, जो कि इस ऑर्बिट के ही पास मौजूद है, हाई रेडिएशन वाला क्षेत्र है। ये वही एलन रेडिएशन बेल्ट है जो हमारे पृथ्वी पर आने वाले सेलेस्टियल बॉडीज जैसे एस्टेरॉयड वगैरह को अपने मैग्नेटिक फील्ड की ताकत से आने से रोकती है। लेकिन ये रेडिएशन एलईओ में मौजूद उपग्रहों के इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बेहद खतरनाक हो सकते हैं और इनसे बचाव के लिए स्पेशल टाइप के शील्डिंग मटेरियल्स का उपयोग किया जाता है। भविष्य में एलईओ सैटेलाइट्स और भी अधिक एडवांस होने वाले हैं। सेल्फ रिपेयरिंग सैटेलाइट्स और क्वांटम कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ ऑन ऑर्बिट सर्विसिंग जैसी टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है। ये टेक्नोलॉजीज उपग्रहों का लाइफ स्पैन तो बढ़ाएंगे ही, इनकी कार्य क्षमता में भी सुधार लाएंगी। वहीं मेगा कॉन्स्टेलेशन यानी उपग्रहों का समूह या जाल, जैसे स्टारलिंक, वनवेव या प्रोजेक्ट कुइपर, इन्हीं के कारण एलईओ के उपग्रहों की संख्या में भारी वृद्धि होने वाली है। अनुमान है कि अगले 5 से 10 सालों में एलईओ में लगभग 50,000 से अधिक सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाएंगे। ये एक नए युग की शुरुआत होगी, जहां स्पेस बेस्ड इंटरनेट और कम्युनिकेशन सर्विस चारों तरफ हो जाएगी। तो दोस्तों, एलईओ सैटेलाइट्स ने हमारे जीवन को किस तरह से बदल दिया है, इसका अंदाजा हमें तब होता है जब हम अपने रोजाना की जिंदगी में इनके इम्पोर्टेंस पर नजर डालते हैं। जब आप मौसम का फोरकास्ट देखते हैं, जब आप अपने स्मार्टफोन पर नेविगेशन का यूज करते हैं, या जब आप सैटेलाइट्स टीवी देखते हैं, ये सभी सर्विसेज एलईओ सैटेलाइट्स के माध्यम से ही संभव हो पाती है।
इन उपग्रहों ने ग्लोबल कम्युनिकेशन को सबके पहुंच के लायक बना दिया है। दुनिया के सबसे दूर से दूर कोनों में भी अब हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचना पॉसिबल हो गया है। और इसके साथ ही डिजास्टर मैनेजमेंट में भी एलईओ सैटेलाइट्स की भूमिका काफी बढ़ गई है। बाढ़, भूकंप, जंगल की आग जैसे नेचुरल डिजास्टर के दौरान ये उपग्रह रियल टाइम डेटा देते हैं, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन को और अच्छे ढंग से किया जा सकता है। भारत ने पिछले 50 सालों में लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अच्छी प्रगति की है। 1975 में आर्यभट्ट सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग से शुरू हुआ यह सफर आज हमें ग्लोबल स्पेस कम्युनिटी में भारत को एक बड़े प्लेयर के रूप में स्थापित कर चुकी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अब तक एलईओ में 100 से अधिक सैटेलाइट्स लॉन्च कर दिए हैं, जिनमें ज्यादातर सैटेलाइट्स में स्वदेशी तकनीकों का ही यूज किया गया है। वहीं भारत के बड़े एलईओ मिशन में IRS सीरीज के सैटेलाइट्स खास तौर पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट कंजर्वेशन और डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में रियल टाइम इंपॉर्टेंट डेटा प्रोवाइड करते हैं। कार्टोसैट सीरीज के सैटेलाइट्स अपने हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग क्षमता के लिए जाने जाते हैं, जिनका यूज बॉर्डर सर्विलांस और अर्बन प्लानिंग जैसे इंपॉर्टेंट टास्क के लिए किया जाता है। वहीं 2019 में भेजा गया माइक्रोसैट R ने भारत की एंटी सैटेलाइट मिसाइल यानी ASAT क्षमता को भी प्रूव कर दिया है और हमें स्पेस सिक्योरिटी के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिली। दोस्तों, इस एंटी सैटेलाइट मिसाइल के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसे आप देखकर इस मिसाइल के बारे में समझ सकते हैं। खैर, संचार के क्षेत्र में भारत ने GSAT-6A जैसे एलईओ कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। ये सैटेलाइट्स देश के दूर दराज के इलाकों में कम्युनिकेशन फैसिलिटीज पहुंचाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इस समय तो इसरो गगनयान मिशन पर काम चल रहा है, जो भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को एलईओ में भेजने वाला पहला फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम होगा। वहीं अब प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन के कारण भी ये क्षेत्र एक नई ऊंचाई पर पहुंच रहा है। स्काई रूट एरोस्पेस और बेलेक्ट्रिक्स एरोस्पेस जैसी कंपनियां छोटे एलईओ सैटेलाइट्स के विकास में जुड़ी हुई हैं। भारत सरकार की इन स्पेस इनिशिएटिव ने भी प्राइवेट सेक्टर को स्पेस इंडस्ट्री में अधिक से अधिक पार्टिसिपेट के लिए इनकरेज किया है। टेक्नोलॉजी के मामले में भारत ने लो कॉस्ट सैटेलाइट लॉन्च करने की क्षमता विकसित की है। PSLV रॉकेट की सफलता ने भारत को एलईओ सैटेलाइट्स लॉन्च करने के बाजार में एक बड़ा प्लेयर बना दिया है। SSLV यानी स्मॉल सैटेलाइट्स लॉन्चिंग व्हीकल का डेवलपमेंट भी इन छोटे एलईओ सैटेलाइट्स के लिए और अधिक अफोर्डेबल लॉन्च फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा। इसके साथ ही भारत ने सैटेलाइट्स नेविगेशन के सेक्टर में भी अच्छी प्रगति की है। IRNSS यानी इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसे नेविक के नाम से जाना जाता है, LEO और MEO यानी मीडियम अर्थ ऑर्बिट में मौजूद उपग्रहों का एक बड़ा नेटवर्क है। और ये नेटवर्क सिस्टम भारत और उसके आसपास के क्षेत्रों में एक्यूरेट पोजीशनिंग इंफॉर्मेशन देता है। अगर फ्यूचर प्लान्स की बात करें तो इसरो LEO के भारतीय स्पेस स्टेशन बनाने का प्लान बना रहा है। ये 2030 तक एक छोटे आकार के स्पेस स्टेशन के रूप में शुरू हो सकता है। इसके अलावा भारत LEO में क्वांटम कम्युनिकेशन टेस्ट करने की भी योजना बना रहा है, जो कि भविष्य में सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए बेहद जरूरी होगा। डिजिटल इंडिया पहल को सफल बनाने में भी इस टेक्नोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इस तरह से भारत की LEO सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में यह प्रगति केवल एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं है, बल्कि हमारे देश के टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस के संकल्प को भी रिफ्लेक्ट करता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम नई ऊंचाइयों को छूता रहेगा, जिसका लाभ हमारे देश के हर नागरिकों को मिलेगा। अब जब एलन मस्क की कंपनी SpaceX और उसकी स्टारलिंक सर्विस को भारत में ऑपरेट करने की मंजूरी मिल गई है, तो ये भारत में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए जहां अच्छी बात है, वहीं इसको लेकर कुछ चुनौतियां भी हैं, जिसे हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो पहला सवाल डाटा सिक्योरिटी, प्राइवेसी और सॉवरेनिटी का है। भारत को यह इंश्योर करना होगा कि स्टारलिंक का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे डेटा प्रोटेक्शन रूल्स को फॉलो करे और इंडियन यूजर्स के डेटा देश के अंदर ही रहे। और दूसरा जरूरी पहलू ये है कि हमें अपने स्वदेशी विकल्पों को इनकरेज करते रहना होगा। भारत को देखना होगा कि खुद के सैटेलाइट्स इंटरनेट प्रोजेक्ट्स जैसे कि इसरो और इंडियन प्राइवेट कंपनीज के एफर्ट को कैसे संतुलित करेगा।
हमें ये इंश्योर करना होगा कि स्टारलिंक की एंट्री इंडिया के स्पेस और टेलीकॉम इंडस्ट्री के विकास में कोई रोड़ा न बने। और तीसरा जरूरी और अंतिम बात कि इस समय स्टारलिंक की सर्विस इंडियन कस्टमर्स के लिए एज कंपेयर कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो क्या ये वास्तव में आम आदमी की पहुंच में होगा या केवल शहर के अमीर लोगों तक ही सीमित रहेगा? अब ये तो वक्त ही बताएगा।